सेशन में स्वागत है। चलिए बिना देर किए सीधे काम की बात पर आते हैं। जब भी भारत में पढ़ाई लिखाई का जिक्र होता है तो एक नाम तुरंत दिमाग में आता है, एनसीईआरटी। लेकिन अब ये सिर्फ हमारी और आपकी किताबें छपने वाली संस्था नहीं रही। शिक्षा मंत्रालय ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसने एनसीईआरटी को स्कूल की किताबों से निकालकर सीधे एक यूनिवर्सिटी के दर्जे पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि हमारी पूरी एजुकेशन व्यवस्था को एक नई दिशा देने वाला कदम है। हम सबके स्कूल की यादें इन किताबों से गहराई से जुड़ी हैं। याद है ना, जब क्लास में इतिहास या विज्ञान की किसी फैक्ट को लेकर बहस छिड़ जाती थी, तब फाइनल फैसला यही होता था कि भाई पहले चेक करो कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। इन किताबों को हमेशा से सबसे प्रामाणिक और भरोसेमंद माना गया है। दशकों से ये संस्था हमारी शिक्षा नीति, सिलेबस और टीचर्स की ट्रेनिंग का एक मजबूत पिलर रही है। और अब यही पुराना भरोसा एक बिल्कुल नए अवतार में हमारे सामने है। तो इस पूरी चर्चा को हम 5 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला, एनसीईआरटी का ये अपग्रेड। दूसरा, डीम्ड यूनिवर्सिटी का आखिर मतलब क्या होता है। तीसरा, स्कूल से हायर एजुकेशन तक का सफ़र। चौथा, इसके साथ आने वाले नियम और शर्तें। और पांचवा, भविष्य पर पड़ने वाला इसका असर। भाग 1, एनसीईआरटी का अपग्रेड। इस बड़े बदलाव को लेकर पिछले करीब 1 दशक से मांग उठ रही थी और अब जाकर शिक्षा मंत्रालय ने इस ऐतिहासिक संस्था का लेवल बढ़ाने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। अब आते हैं भाग 2 पर, डीम्ड यूनिवर्सिटी को समझना। सरकारी घोषणाओं में अक्सर कुछ भारी भरकम शब्द होते हैं, जैसे यहाँ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इस्तेमाल हुआ है। चलिए इसके छिलके उतारते हैं और देखते हैं कि असल में इसका मतलब क्या है। असल में ये दर्जा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी की सिफारिश पर दिया जाता है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अब एनसीईआरटी के पास एक पूरी यूनिवर्सिटी वाली पावर आ गई है। अब इसे अपने फैसले लेने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना होगा। ये खुद के कोर्स डिजाइन कर सकेगी, अपने एग्जाम खुद करवा सकेगी और सबसे बड़ी बात, ये अपनी डिग्रियां खुद दे सकेगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रशासनिक और अकादमिक आज़ादी है। इसे एक उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेज आते हैं, लेकिन उन्हें उसी सिलेबस को मानना पड़ता है जो डीयू तय करता है। वो अपनी मर्जी से कोर्स नहीं बदल सकते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जेएनयू जैसी संस्थाएं हैं जो पूरी तरह से स्वायत्त हैं। वो अपने नियम, कोर्स और एग्जाम खुद तय करती हैं। अब एनसीईआरटी भी इसी स्वायत्त मॉडल पर काम करेगी, जहां वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से नए और इनोवेटिव कोर्स ला सकेगी। भाग 3, स्कूल से हायर एजुकेशन तक का सफ़र। अभी तक एनसीईआरटी का फोकस सिर्फ स्कूली बच्चों और उनके सिलेबस तक ही सीमित था, है ना? लेकिन अब इसका दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। अब जरा इस नई सीढ़ी को देखिए। सिर्फ स्कूल की किताबें पढ़ने के दिन गए। अब स्टूडेंट्स सीधे इस संस्था से अपनी डिग्री की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे, बिल्कुल किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी की तरह। अब यहाँ से ग्रेजुएशन यानी अंडर ग्रेजुएट डिग्रियाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन और यहाँ तक कि पीएचडी भी की जा सकेगी। जो रिसर्चर्स शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका है। और ये सब रातों रात नहीं हुआ है। ये सीधा जुड़ा है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 के विजन से। हम सब जानते हैं कि पुरानी व्यवस्था में रट्टा मारने पर कितना जोर दिया जाता था, लेकिन आज के दौर में सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलता। बात प्रैक्टिकल स्किल्स की है। एनईपी का लक्ष्य भी यही है कि रटने की आदत को खत्म करके ऐसी शिक्षा दी जाए जो असल दुनिया में काम आए, जिससे रोजगार की समस्या सुलझ सके। अब नजर डालते हैं कि भविष्य में इसके मेन फोकस एरिया क्या होंगे। एनसीईआरटी के नाम में ही रिसर्च और ट्रेनिंग जुड़ा है। अब इसका सबसे बड़ा काम होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D को और मजबूत करना, शिक्षा में नए इनोवेशंस लाना, क्रिएटिव आइडियाज को बढ़ावा देना और सबसे जरूरी, टीचर्स को बेहतरीन ट्रेनिंग देना। क्योंकि जब टीचर्स आज के समय की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार होंगे, तभी तो वो आने वाली पीढ़ी का सही मार्गदर्शन कर पाएंगे। भाग 4, नियम और पाबंदियां। अब ये तो पक्की बात है कि जब किसी संस्था को यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी पावर मिलती है तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। इसीलिए सरकार ने कुछ बहुत ही सख्त नियम और लक्ष्मण रेखाएं भी खींची हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है, शिक्षा का असली मकसद नहीं भटकना चाहिए। एनसीईआरटी कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिसका मकसद पैसा या मुनाफा कमाना हो। इसे यूजीसी की सभी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा।
अगर भविष्य में कोई नया कोर्स शुरू करना है या देश के किसी और हिस्से में कोई नया कैंपस खोलना है तो उसके लिए पहले यूजीसी से परमिशन लेनी ही पड़ेगी। क्वालिटी कंट्रोल के लिए ये पाबंदियां बहुत जरूरी हैं। भाग 5 भविष्य पर असर। इस पूरे विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर यह सोचना जरूरी है कि इस इतने बड़े बदलाव के आगे चलकर क्या नतीजे निकलेंगे और क्या कुछ चिंताएं भी हैं जो इसके साथ जुड़ी हैं। अगर फायदों की बात करें तो इससे पूरे देश में टीचर्स एजुकेशन की नींव एकदम सॉलिड हो जाएगी। इसके अलावा रटने वाले कल्चर से बाहर निकलकर पूरे देश में एक नई रिसर्च और इनोवेशन की संस्कृति पनपेगी। जब उच्च स्तर पर अच्छी रिसर्च होगी तो उसका सीधा फायदा समाज और देश के युवाओं को मिलना तय है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कुछ एक्सपर्ट्स ने इस बदलाव को लेकर अपनी चिंताएं भी जाहिर की हैं। उनका ये मानना है कि इस नए स्ट्रक्चर से संस्था की उस ऐतिहासिक स्वायत्तता या इंडिपेंडेंस पर असर पड़ सकता है जो उसके पास दशकों से रही है। उन्हें लगता है कि यूजीसी के सख्त नियमों और बार-बार परमिशन लेने की शर्तों के कारण एनसीईआरटी की आज़ादी कहीं न कहीं सीमित हो सकती है। ये इस तस्वीर का दूसरा पहलू है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर अब सबसे बड़ा सवाल यही है, ये ऐतिहासिक संस्था अपनी नई यूनिवर्सिटी वाली शक्तियों और अपने पुरानी आज़ादी के बीच बैलेंस कैसे बनाएगी। आने वाले समय में जब इसके नए कोर्स और एडमिशन प्रोसेस शुरू होंगे तब देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये बदलाव भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कैसी नई क्रांति लाता है। इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।